गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारे पास थोड़ा स्टोरी और अंडरस्टैंडिंग के बेस है। ओके, तो उसको आज बराबर हम समझेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑन कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ओके, तो क्या होगा उसके थोड़े पॉइंट्स हम आज नोट डाउन करेंगे। ओके, नो लॉकडाउन, नोट डाउन करेंगे। ओके, तो समझिए कि हम पहले एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर मीन्स इट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ चार्ज। ओके, चलो तो फिर ऐसे चलो यहां पे दिखाता हूं। ऐसे कोई कंडक्टर लिया हमने। ओके, इसको हमने किस में रखना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। चलो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा, देखा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे रखा है। ओके, तो क्या होगा तो उसके थोड़े पॉइंट्स। चलो, तो कंडक्टर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अभी कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ओके, तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो चार्जेस है वो इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और सेपरेशन होगा उनका। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अपोजिट साइड पे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है ना, तो कंडक्टर पे इस साइड पे कौन से चार्ज अट्रैक्ट होंगे? यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, तो जो भी चार्ज इंड्यूस, दैट इज ऑल्सो वी कैन कॉल प्रोड्यूस, तो वो किस पे हुआ? ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर ओनली। ओके, सरफेस के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज है? देखिए, कोई चार्ज है? नहीं है ना। सो इनसाइड द कंडक्टर द चार्ज इज जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? कैसे हुआ ये मालूम पड़ा? कैसे हुआ ये मालूम पड़ा ना? तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ओके, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। क्यों हुआ वो मालूम पड़ा? ओके, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमें ये पता चल गया कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो है। ओके, सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो दैट इज गॉस लॉ। अच्छा, गॉस लॉ मालूम है ना? क्या है गॉस लॉ हमारे पास? यहां पे लिखता हूं मैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ओके, चलो तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो है, तो इनसाइड फ्लक्स कितना होगा? जीरो, और फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E also will be zero. Getting it or not? हाँ,
एक के बाद एक टॉपिक हमें सिर्फ समझना है। ओके, एग्जाम में मेरे हिसाब से तो ये कुछ पूछ नहीं सकते, बट हमारे टेक्स्ट में है 6 पॉइंट्स है, तो वो 6 पॉइंट को हमें सिर्फ समझना है। ओके, और उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 है, तो वो भी स्टोरी के बेस है। ओके, वो मैंने सब लिखा है, बस आपको सिर्फ आज समझना है। ओके, अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या हमने डिसाइड किया कि अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ओके, तो चार्जेस कहां पे आ जाते हैं? ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो इनसाइड चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज दैट विल बी 0। अंदर चार्ज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ एनक्लोज चार्ज 0 है अंदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल बी 0. So static electric field inside the conductor will be 0. Charge is 0 or inside the conductor electric field E that is also equal to 0. So पहले दो points में electric field and charge both are 0 inside the conductor, वो हमने यहाँ पे समझा। Clear? Net charge and electric field inside the conductor will be 0. That are 2 points. Okay, चलो दूसरा, चलो यहां पे दिख रहा है हमें कि इनसाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सभी चार्जेस कहां पे? ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, चलो तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ऐसे, और जहां पे नेगेटिव चार्जेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनसाइड रहेगा। ये टॉपिक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 1 में समझा है। ओके, पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहता है रेडियली, और नेगेटिव चार्जेस के लिए इनसाइड। तो बोलो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor. That is point number 3. Clear? क्या हुए हमारे पहले 3 टॉपिक? नेट चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. 2 पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे कैसा होता है? एवरी पॉइंट ऑन सरफेस दैट इज परपेंडिकुलर। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स समझ में आया ना? ये 3 पॉइंट समझने हैं। ओके, चलो फिर हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को स्टडी किया था। ओके, अच्छा, जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। अच्छा, वो रिलेशन क्या था? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डेल्टा V is equal to ER. So delta V is equal to E into delta R. Okay, so inside conductor हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. So इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 रहता है, so potential difference 0 रहेगा डेल्टा V. So no change in potential. ओके, सो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट. सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. ओके, और वो कितना रहता है? तो वो पोटेंशियल जितना सरफेस पे रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो ये 4 पॉइंट हुए. पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया प्रूव.
ओके चलो वापस पहले दो पॉइंट्स क्या है, इनसाइड चार्ज 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड voltage constant and electric field is perpendicular to the surface of conductor. ये 4 पॉइंट्स हो गए. ओके चलो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. ओके तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 है बिकॉज इनसाइड चार्ज नहीं है. ओके बट सरफेस पे तो है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड due to conductor is given by E is equal to sigma by epsilon 0, that is on surface of conductor electric field. E is equal to sigma by epsilon 0 in vector. So unit cap लिखा है n cap, where n cap is the unit vector in the direction of electric field. ये सब तो हमने डिस्कस किया हुआ है ना. ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 जितना रहता है. ओके टेक्स्ट में 2 या 3 स्टेप में इसका कैलकुलेशन इसको प्रूव किया गया है. अच्छा दिस इक्वेशन इज जस्ट सिमिलर टू आवर थियरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 लास्ट सेकंड थियरी 3. गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged plane E is equal to sigma by 2 epsilon 0 था ना, जो देखो उसके जैसा ही है ना. सिग्मा बाय 2 नहीं है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है. ओके अच्छा तो यहाँ पे ये चीज हमें अगर प्रूव करनी हो तो उसी थियरी के जैसे हम प्रूव कर सकते हैं. ओके चलो तो वो गॉस लॉ से थी. इसको हमें प्रूव करना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 where sigma is surface charge density. ओके चलो तो सिग्मा 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 ये अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डेल्टा A cos थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस and area is also perpendicular to the surface. So the angle between E and delta A is parallel to each other. So 0. So flux phi is equal to E delta A cos theta cos 0 1. So flux phi is equal to E delta A. Okay. और गॉस लॉ के बेस flux phi is equal to Q by epsilon 0. Okay. तो ये हमारे पास है ना ये. ओके चलो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम करते हैं. अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डेल्टा A दैट इज इक्वल. अच्छा Q का आंसर हमें सिग्मा में लाना है. अच्छा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या है. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी है सो Q बाय सरफेस को एरिया होता है सो चार्ज डेंसिटी Q बाय एरिया. सो Q की जगह पे क्या रखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा A. सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा A. तो Q की जगह पे सिग्मा इंटू डेल्टा A डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0. एरिया का वेक्टर कैंसिल हो गया. सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. हो गया ना प्रूफ. क्लियर. ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 रहता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके बट ऑन सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. वी प्रूव इट. क्लियर यूजिंग गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. ओके चलो दूसरा टॉपिक दैट इज लास्ट point that is called electrostatic shielding. अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या रहता है. अगर बारिश होती है तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स रहता है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स का मालूम पड़ा बिजली. ओके लाइटनिंग स्ट्राइक्स रहता है तो उसकी वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके
तो आपको अगर बचना हो तो क्या करते हो, घर के अंदर या गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर हो जाओ तो फिर विंडो और वो सब क्लोज कर देते हो। ओके, सो आप चले गए, वो कार जो भी होगी वो कंडक्टिंग रहेगी, सो आप अंदर चले गए, तो बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है कंडक्टर का, 0। सो यू क्रिएट द शेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ओके, सो आप कैविटी में चले गए ना। ओके, तो इसका मतलब दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग। आप अंदर चले गए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0। द चार्ज ओनली रेसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है ना? ओके, so if there is a cavity in conductor, electric field inside the cavity will be 0. Okay, cavity का मतलब मालूम पड़ा? Okay, cavity का मतलब मालूम पड़ा ना? Okay, so if there is a cavity inside the conductor, the electric field inside the cavity will be 0. Okay, so this is called electrostatic shading. Clear? Got it? समझ में आया? अगर ये टॉपिक्स आज तक कभी नहीं पूछा गया, अगर तो भी पूछना हो तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो कोई भी 4 टॉपिक्स आप समझा सकते हो। ओके, और अगर 3 मार्क्स में पूछे तो 6 पॉइंट्स को आपको हर एक पॉइंट का आधा मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स और 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट्स, इसको हमें समझना होगा। ओके, वापस समझाऊं या आ गया समझ में? आ गया ना? ओके, सो दैट इज इफेक्ट ऑन कंडक्टर व्हेन दैट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फाइन। ओके, तो देखो चलो, तो दूसरा हमारे पास आज है इलस्ट्रेशन नंबर 7। वी हैव 4 स्टोरीज और उसका रीजन हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है इन 1 लाइन। ओके, इन 1 स्टेटमेंट। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 वी हैव A, B, C and D। ओके, दिख रहा है ना बोर्ड पे? आप रीड कर सकते हो ना? ओके, नहीं रीड कर सकते तो आपके पास टेक्स्ट है, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 के 4 क्वेश्चंस A, B, C और D मिलेंगे आपको। ओके, चलो, तो एकदम इजी है, छोटे बच्चों के जैसे क्वेश्चंस है, उनका 1 लाइन में हमें आंसर देना है। ओके, चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट क्वेश्चन A is of illustration number 7 is a comb run through one's dry hair attracts small bit of paper. Why? अच्छा, a comb पता है ना? अगर वो हम उसको ड्राई हेयर में से अगर पास करेंगे, ओके, तो और अगर उसको हम स्मॉल बिट ऑफ पेपर्स, ओके, उसके पास अगर हम लेके जाएंगे तो स्मॉल बिट ऑफ पेपर्स उससे अट्रैक्ट होंगे। ओके, उससे अट्रैक्ट होंगे। व्हाई? और अगर व्हाट हैपन्स इफ हेयर इज वेट और रेनी है, क्या समझ सकते हो इस क्वेश्चन में? तो सिंपल है, जब हमने फर्स्ट फिजिक्स स्टार्ट ही किया था 12th स्टैंडर्ड में, तो मैंने आपको समझाया था इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या था इंडक्शन ऑफ चार्ज? जब आप रब करते हो तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, तो सिंपल है, व्हेन अ कॉम्ब इज रन थ्रू अ ड्राई हेयर,
इट अट्रैक्ट स्मॉल बीट ऑफ पेपर। व्हाई? इसको हमें एक्सप्लेन करना है। The reason, the only in one word is friction. When a comb runs through a dry hair, okay, there is a friction between dry hair and a comb। okay, so dry hair में से इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं? कॉम्ब में आते हैं। अच्छा, so comb will be negatively charged। okay, so only the one reason is friction। फ्रिक्शन से क्या होता है? कॉम्ब चार्ज होता है। ओके, और ये अगर चार्ज वाला कॉम्ब स्मॉल बिट ऑफ पेपर्स के पास अगर आप लेके जाओगे तो वो जो पेपर्स है उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज होंगे और अट्रैक्ट होंगे। दैट इज द ओनली रीजन। क्लियर? बट अगर अपने हेड थोड़े रेनी वेट हो, ओके, तो अगर वेट हो तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे कॉम्ब से, स्मॉल बिट ऑफ पेपर अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो उसका रीजन आप क्या दे सकते हो? उसका रीजन सिंपल है, अगर आपके हेयर वेट हो सो नो फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर। okay, so the charge will not be induced on comb। okay, so that will not attract up molecules of small bit of paper। समझ में आया मैं क्या समझाया मैंने? okay, so यहाँ पे एकदम सिंपल रखा है। this is because when a comb runs through dry hair it gets charged by friction। comb charged by friction, and when the comb is brought near to the paper, the molecules in the paper get polarized and attracts towards comb। okay, and what happens if hair is wet? अगर इसको हमें वन लाइन में लिखना हो तो लिखना पड़ेगा ना। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या यहाँ पे वेट हेयर के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इन वेट हेयर there is no friction। so it does not attracts the papers। क्लियर? ओके, समझ में आया? ओके, चलो पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट का रीजन था ओनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हमारा कॉम्ब चार्ज होता है और वो जो चार्ज होते हैं वो स्मॉल बीट ऑफ पेपर्स के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करके अट्रैक्ट करते हैं। वेट हेयर में फ्रिक्शन ही नहीं होता, सो कॉम्ब चार्ज ही नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा सो इट विल नॉट अट्रैक्ट द स्मॉल बीट ऑफ पेपर्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, क्वेश्चन बी। ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटर। चलो, आपको मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई काम करता हो, ओके, तो वो जो भी वो स्लीपर पहनता है और वो स्लीपर रहते हैं रबर के। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। ओके, सो उसकी वजह से उसकी बॉडी में से करंट पास नहीं होगा, सो इट does not get a fatal shock। so ordinary rubber is insulator, but जो एयरक्राफ्ट रहता है, ओके, जो एयरक्राफ्ट रहता है उसके टायर पे
स्पेशल रबर होते हैं which are slightly conducting. Why? एयरक्राफ्ट के टायर पे जो रबर रहते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग रहते हैं. Why? तो उसका रीजन अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन. ओके, अगर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन किसके बीच होगा? व्हेन एयरक्राफ्ट लैंड्स ऑन अर्थ, दैट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड अर्थ. तो जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज वो टायर पे आएगा, और टायर पे अगर चार्ज एक्यूमुलेट होते रहेंगे सो स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क की वजह से फायर भी हो सकता है ना. हाँ, तो हमें फायर नहीं चाहिए, है ना. सो अगर ये जो भी चार्ज जो जनरेट हुए हैं ऑन टायर्स पे, तो वो वापस अर्थिंग होके अर्थ में जाने चाहिए ना. ओके, सो उसकी वजह से वो जाने चाहिए. तो वो कब जाएंगे? जब टायर्स के ऊपर जो रबर्स है वो इंसुलेटिंग नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे? कंडक्टिंग. समझ में आया? दैट्स व्हाई द रबर्स ऑन टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज स्लाइटली कंडक्टिंग. गेटिंग इट और नॉट? ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटर रहता है, बट एयरक्राफ्ट के जो स्पेशल रबर होते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग रहते हैं. व्हाई दिस इज? बिकॉज तो जो भी फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होता है वो टायर्स पे आते हैं. अगर बहुत सारा फ्रिक्शन हुआ तो टायर्स पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो वो स्पार्क करके फायर जनरेट कर सकते हैं. ओके, वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई वो टायर्स और अर्थ के बीच का कंडक्टिंग होगा, तो वो जो भी चार्जेस होंगे वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे. ओके, सो देयर विल नो चांस ऑफ फायर. ओके, सो द एयरक्राफ्ट विल बिकम सेफ. क्लियर? क्वेश्चन बी के जैसा ही क्वेश्चन सी है. ओके, बट यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे हैवी व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स. Okay, usually have metallic ropes touching the ground when it is in motion. Why? अच्छा, inflammable materials ले जाने वाले जो बड़े vehicles रहते हैं, okay, उसमें नीचे एक conducting belt रहता है. Okay, जो फ्रिक्शन से जितने भी चार्ज जनरेट होते हैं, ओके, सो वो अगर बहुत सारे चार्ज जनरेट होंगे तो वो स्पार्क से फायर भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो अगर इंसुलेटिंग बेल्ट रहेगा विच कनेक्ट्स विथ व्हीकल एंड अर्थ, सो जो भी चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हीकल टू अर्थ वाया कंडक्टिंग बेल्ट. So this is just answer similar to option answer question B. Okay, so answer as a whole B. तो समझ में आया? ये भी सिमिलर है ना? ओके, लिख सकते हो. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर D. A bird perches on a bare high power line. A bird अगर हाई पावर लाइन पे बैठता है, ऐसे अगर एक हाई पावर लाइन ऐसे जा रही है, वायर, इलेक्ट्रिक वायर, ओके, लाइव वायर, अगर उस पे बर्ड अगर परचेस बैठता है, ओके, सो मर जाएगा? तो वो नहीं मरता. ओके, बट व्हेन नथिंग हैपन टू बर्ड, बट व्हेन अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेस द सेम लाइन एंड गेट्स फैटल शॉक. व्हाई? तो इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है. ओके, तो अगर ऐसे हाई पावर लाइन जा रही हो और अगर बर्ड परचेस ऑन हाई पावर लाइन, ओके, सो उसके जो दोनों ही पैर्स है वो एक ही पावर लाइन पे. ओके, सो एक ही पावर लाइन है, सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल तो वायर पे अगर 230 वोल्ट का वायर का रहेगा तो वो दोनों पैरों पे 230 वोल्ट ही आएंगे.
so there is no potential difference develops. ओके जब भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है देन ओनली करंट passes through the body. अगर बॉडी में से करंट पास होगा तभी तो फैटल शॉक लगेगा ना. ओके बर्ड तो एक ही वायर लाइन पे बैठा है. नो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड ऑन अ बॉडी ऑफ बर्ड. ओके when there is potential difference is that a current is passes through the body. Okay, and fatal shocks create. Okay, अच्छा. तो a man standing on the ground touches to the same line, it gets fatal shock. Okay, अगर मैन वो पावर लाइन को टच करेगा. ओके सो ऐसे करके टच किया. ओके सो यहाँ पे पोटेंशियल है 230 वोल्ट और मेरे पाव है अर्थ पे. तो अर्थ पे देयर इज नो पोटेंशियल, सो इट हैज अ जीरो पोटेंशियल. ओके सो द करंट पास होगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ. चैप्टर 3 में करंट को हम स्टडी करेंगे तो उसमें आएगा, बट सिंपल है. सो करंट पासिंग थ्रू 230 वोल्ट टू 0 वोल्ट. सो बॉडी में से करंट पास होगा. ओके तभी फैटल शॉक लगेगा ना. अच्छा तो इसका अगर हमें वन स्टेटमेंट में आंसर देना हो तो when there is potential difference develops a current passes through the body and gets fatal shock. बर्ड के केस में no potential difference develop, so nothing happens to bird. But when a man touches to the high power line, okay, so it gets fatal shock. Clear? समझ में आया? आज के दोनों भी जो भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए वो थियोरिकल और अंडरस्टैंडिंग के बेस, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ स्टोरी को समझना है. तो समझ में आएगा? ओके हो जाएगा ना. ओके तो इतना अपने नोट में नोट डाउन कीजिएगा. ओके थैंक यू.